हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ एसेंट फिजिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में, जिसको आप सदिश और अदिश के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो चलिए आइए, वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में जानने से पहले हम ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज की अगर बात करें तो हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। तो कहता है क्या, क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी राशियां जिसको आप माप या तौल सकते हैं, डेट मीन्स जिसका मेजरमेंट किया जाना क्या पॉसिबल हो, उस सभी क्वांटिटीज को हम लोग जनरली क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है ना। यानी फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो आप सीधा शॉर्ट में इतना समझिए कि वैसा क्वांटिटीज जिसका मेजरमेंट किया जाना क्या हो पॉसिबल हो, डेट मीन्स जिसे मापा या तौला जा सकता। ठीक है ना। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे गए, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वेलोसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, मोमेंटम, ये सारे के सारे हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि सबका मेजरमेंट किया जाना पॉसिबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि लेंथ का मेजरमेंट हम लोग मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में करते हैं। मास का मेजरमेंट अगर बात करें तो केजी में करते हैं, ग्राम में करते हैं, मिलीग्राम में करते हैं। मतलब जितनी छोटी मास होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड या यूनिट का यूज करते हैं। जस्ट लाइक अगर बात करें तो टाइम का भी मेजरमेंट किया जाता है, मिनट में, सेकंड में, आवर में। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जितने भी क्वांटिटीज लिखे गए हैं सभी का मेजरमेंट किया जाना क्या है, पॉसिबल है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें तो आपने यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में ये पढ़ा है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक आपने क्या पढ़ा, फंडामेंटल, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, डेराइव्ड। क्या पढ़ा आपने, डेराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो वेक्टर्स और स्केलर्स में इस फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया, जानते हैं? इसमें भी दो भागों में बांटा गया, लेकिन वो अलग है हमारा। अब इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग जिस दो भागों में डिवाइड करते हैं उसको मेनली हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं? वेक्टर्स एंड क्या कहते हैं, स्केलर्स। ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को जो ये डिवाइड किया गया दो भागों में, वो नेचर के आधार पर, प्रकृति के आधार पर उसको बांटा गया। किसके आधार पर बांटा गया? प्रकृति के आधार पर। तो नेचर के बेसिस पर इसी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड किया गया टू क्लासेज में, जिसको हम लोग मेनली वेक्टर्स और स्केलर्स के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसको सदिश और क्या कहा जाता है, अदिश कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब आइए हम समझते हैं कि वेक्टर्स और स्केलर्स होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा कि इस फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप कितने हो गए, यहाँ पे आकर नेचर के बेसिस पे दो, एक वेक्टर्स और दूसरा क्या हो गया हमारा, स्केलर्स, जिसको हिंदी में हम लोग सदिश और क्या कहते हैं, अदिश कहते हैं। अगर हम बात करें कि वेक्टर्स क्वांटिटीज क्या होता है तो डिफिनेशन लिखा गया है, द फिजिकल क्वांटिटीज विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मतलब जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों हो, क्या कहलाता है, वेक्टर्स क्वांटिटीज कहलाता है, जिसको हिंदी में हम सदिश राशियां के नाम से जानते हैं। अगर बात करें स्केलर्स की तो इसका डेफिनेशन कहता है, द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शंस आर कॉल्ड स्केलर्स क्वांटिटीज। मतलब वैसी भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिमाण होती है, दिशा नहीं होती है, मतलब डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं होता, कोई संबंध नहीं होता। ठीक है ना। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है। अगर बात करेंगे तो यहाँ पे वेक्टर्स और स्केलर्स क्वांटिटीज के कुछ डेफिनेशन को लिखा गया है, डेफिनेशन करे सॉरी एग्जांपल को लिखा गया है। देखिए
जैसे वेक्टर्स का एग्जांपल लिखा गया, फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, इटीसी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, इटीसी। ये सब हमारा किसका एग्जांपल है? स्केलर का। इसके पास क्या है याद रखना है? ओनली मैग्नीट्यूड है इसके पास, ओनली मैग्नीट्यूड। और इसके पास क्या है? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता क्या है? ये समझना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो चलिए आइए हम समझने का कोशिश करेंगे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता क्या है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दो फिजिकल क्वांटिटीज को एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटीज हमारा क्या है? फोर्स। और दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज हमारा क्या है? वर्क। फोर्स को हिंदी में आप क्या कहते हैं? बल। और वर्क को क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। ठीक है, देखिए अब समझना, जैसे मान लिया जाए सपोज डेट अर्थ सरफेस है, ठीक है ना, और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। इस पे क्या रखा है? ऑब्जेक्ट, वस्तु रखा हुआ। ठीक है, आपको कहा जाए कि बाबू आइए इस वस्तु को खींचिए, थोड़ा सा खिसकाइए, तो आप इस ऑब्जेक्ट को खिसकाने के लिए क्या करेंगे? इस पे फोर्स को अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स। आपको ही मालूम है, जब भी किसी वस्तु को हमको क्या करना होगा? खींचना होगा, उसको डिस्प्लेस्ड करना होगा अपने इनिशियल पोजीशन से, तो उस सिचुएशन में हमको ऑब्जेक्ट पर क्या अप्लाई करना होता है? फोर्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आप जो फोर्स अप्लाई करेंगे उसका वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन, कुछ भी होगा, क्योंकि आप मेजर नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स की वैल्यू कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है, अगर हम बात करें तो इसी वैल्यू को मेनली हम लोग फिजिकल क्वांटिटी का क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड समझ रहे हैं ना, ये क्वांटिटी ऑफ फोर्स को बताएगा। अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो ये किसको बताएगा? क्वांटिटी ऑफ फोर्स को, कि कितना फोर्स लगा इस पर। ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा? इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन जैसे ही इसको खींचने की बात आएगी तो आपके दिमाग में तुरंत ये प्रश्न आएगा कि सर इसको किधर खींचना है? That means in which direction we have to apply the force on this object। अर्थात इस वस्तु पर हमें जो बल लगानी है वो बल किस दिशा में लगानी है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब आप जब इसको खींचने के लिए फोर्स लगाएंगे तो तुरंत डायरेक्शन की भी बात करेंगे कि सर इसको किस डायरेक्शन में खींचना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। That means we can say that force is a physical quantity which has both magnitude and direction। अर्थात हम कह सकते हैं कि बल एक ऐसा भौतिक राशि है जिसके पास परिमाण और दिशा क्या है? दोनों हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर बात करते हम ठीक दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज किसका? वर्क का। जैसे आपको वर्क दिया गया, 50 क्वेश्चन दिया गया कि होमवर्क में बनाकर लाना है। कितने क्वेश्चन बनाकर लाना है? 50 क्वेश्चन। ठीक है, अगले दिन आप क्लास में मैंने पूछा कितना क्वेश्चन बना है। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 25 बना है, कुछ कहेंगे सर 20 बना। मतलब केवल पता चल रहा है क्वांटिटी ऑफ वर्क, कितना काम हुआ, कितना बाकी है। जिसने 25 बना लिया कह सकता है सर आधा बन गया है, आधा बाकी है। मतलब क्वांटिटी या अमाउंट ऑफ वर्क पता चल रहा है। क्या इस वर्क का डायरेक्शन से कोई रिलेशन है? नहीं है। यानी वर्क के पास केवल मैग्नीट्यूड है, इसलिए वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। जस्ट लाइक अगर हम बात करें किसी ऑब्जेक्ट की, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, हम बात करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। आप तुरंत मीटर और फीट लाएंगे, इसको मेजर करके बता देंगे। क्या उस लेंथ के साथ आप डायरेक्शन की बात करेंगे? नहीं बात करेंगे। यानी लेंथ क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है ना।
अगर मान लिया जाए कि किसी भी सिस्टम या बॉडी के पास एनर्जी है, तो एनर्जी कितना है वो केवल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी को बताएगा, डायरेक्शन से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो आप शॉर्ट में इतना समझिए अब कि जिस फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाइड करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, वो हमारा क्या कहलाता है? स्केलर। और जिसको स्पेसिफाइड करने के लिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्या कहलाता है? वेक्टर्स क्वांटिटीज कहलाता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होता है, मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आप वेक्टर्स और स्केलर्स क्वांटिटीज क्या होते हैं इसके बारे में समझ गए होंगे। चलिए आगे हम बात करेंगे अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, देखेंगे यहां पे ध्यान से। मैंने आपको पढ़ाया अ वेक्टर क्वांटिटी हैज टू थिंग्स, टू थिंग्स। पहला मैंने क्या पढ़ाया? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और दूसरा मैंने क्या पढ़ा आपको? डायरेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जानते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किया जाता है लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा। और अगर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की हम बात करें तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन, एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन। देखिए अब कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर को। तो वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैंने बताया कि मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन के द्वारा, और डायरेक्शन को एरो हेड एट द एंड ऑफ लाइन के द्वारा। देखिए यानी ये लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को। ये किसको? मैग्नीट्यूड, ठीक है। और लाइन जहां पे इंड होगा वहीं पे हम एरो का हेड लगा देंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे? एरो हेड। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। ये किसको? डायरेक्शन को, ठीक है ना। तो अब ये स्ट्रेट लाइन और एरो हेड मिलकर ये कंप्लीट क्या बन गया आपका? एरो बन गया। क्या बन गया? एरो। यानी यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं? एरो साइन लगा देते हैं। अब ये एरो साइन ये बताएगा कि उस फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। दैट मींस फिजिकल क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन ये बात ध्यान देना है कि ये एरो साइन उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, ठीक है ना। मतलब ये नहीं बताएगा कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ये एरो साइन केवल ये बताएगा कि गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है? आपको याद रखना है, आप फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर मेनली क्या लगाते हैं? एरो का साइन लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं। हम जैसे मान लिया जाए कि अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स को हम लोग मेनली एफ से डिनोट करते हैं। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो साइन। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ए से डिनोट करते हैं। इसको यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे? एरो साइन लगा देंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, यदि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं इसके ऊपर क्या करेंगे? एरो साइन लगा देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या करते हैं? एरो साइन लगाते हैं। यानी यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को जिस लेटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, उस लेटर के ऊपर क्या लगा देते हैं? एरो साइन, ठीक है ना। तब
हम ये कहते हैं क्या कि इस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डेट मीन्स ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए कहता है क्या कि वेक्टर क्वांटिटीज को कभी कभी बोल्ड फेस्ड लेटर्स के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। जैसे मान लिया जाए अगर ए के ऊपर एरो साइन देकर लिखा है ऐसे, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन सपोज डेट देखिए अगर ए को इस तरह से लिखा गया है और इसके ऊपर कोई एरो साइन नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, बोल्ड फेस्ड लेटर कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा। क्योंकि कभी कभी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल्ड फेस्ड लेटर का भी यूज कर दिया जाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। मेनली एरो साइन के द्वारा रिप्रेजेंट करते, क्योंकि इतना पेंटिंग बनाने का समय किसी के पास होता नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे आगे। सपोज डेट मान लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर पी है जिसको रिप्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा, ए बी के द्वारा, समझेंगे अब। तो गिवन फिगर मान ले रहे हैं एक वेक्टर पी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। यहां पॉइंट ए को हम लोग क्या कहते जानते हैं, वेक्टर पी का क्या कहा जाता है, टेल या स्टार्टिंग पॉइंट कहते हैं, टेल या क्या कहेंगे इसको, स्टार्टिंग पॉइंट। और पॉइंट बी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर का, वेक्टर पी का हेड कहेंगे। यानी देखिए इसके पास भी दो पार्ट होते हैं, एक टेल और दूसरा क्या होता है, हेड। वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है जानते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं मालूम है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, जिसको हिंदी में सदिश का मापांक कहा जाता है। यानी वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को लिखना होगा तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर पी, या फिर ओनली पी के द्वारा इस पर से एरो साइन को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो याद रखना है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। अगर वेक्टर पी के मैग्नीट्यूड को हम लिखना चाह रहे हैं तो मॉड ऑफ वेक्टर पी लिख सकते हैं, या ओनली क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। पी के ऊपर से हम एरो साइन को क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है ना। तो एक वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। सिंपली आपको याद रखना है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हमको क्या लगा देनी है, एरो साइन लगा देना है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो आपके लिए लेकर आऊं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।